मान लीजिए आप महान विलियम शेक्सपियर के बहुत बड़े फैन हैं। इतने बड़े कि उनसे मिलने के लिए आप एक टाइम मशीन का आविष्कार कर लेते हैं। आप सोचते हैं, चलो 16वीं सदी में चलते हैं और देखते हैं कि शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट कैसे लिखा। आप पास्ट में पहुंचते हैं। आप शेक्सपियर को ढूंढते हैं, लेकिन वहां आपको एक झटका लगता है। जिसे आप दुनिया का सबसे महान लेखक समझते थे, वो असल में एक आलसी इंसान है जिसे लिखना भी नहीं आता। उसने अभी तक रोमियो एंड जूलियट लिखी ही नहीं है और ना ही उसे इसके बारे में कुछ पता है। आप निराश हो जाते हैं। आप सोचते हैं, अगर इसने ये कहानी नहीं लिखी तो इतिहास बदल जाएगा। दुनिया को रोमियो एंड जूलियट कभी नहीं मिलेगी। इतिहास को बचाने के लिए आप अपनी जेब से रोमियो एंड जूलियट की वो कॉपी निकालते हैं जो आप फ्यूचर से अपने साथ लाए थे। आप वो किताब शेक्सपियर को देते हैं और कहते हैं, इसे तुम अपने नाम से छाप दो। शेक्सपियर वो किताब लेता है, उसे कॉपी करता है और पब्लिश कर देता है। वो दुनिया का सबसे महान लेखक बन जाता है। आप खुश होकर वापस अपने टाइम में आ जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जरा ध्यान से सोचिए, रोमियो एंड जूलियट की कहानी असल में लिखी किसने? शेक्सपियर ने वो कहानी आपसे ली क्योंकि आपने उन्हें वो किताब दी। लेकिन आपने वो किताब शेक्सपियर की वजह से पढ़ी क्योंकि इतिहास में वो उनके नाम से छपी थी। तो इस कहानी का ओरिजिन कहाँ है? शेक्सपियर को वो कहानी आपसे मिली और आपको वो कहानी शेक्सपियर से मिली। इस कहानी को ना तो आपने लिखा और ना ही शेक्सपियर ने। ये कहानी बस हवा में मौजूद है, बिना किसी लेखक के। ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज दुनिया में मौजूद हो लेकिन उसे किसी ने बनाया ही ना हो? दोस्तों, इसी पागलपन को कहते हैं द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का नाम एक पुरानी कहावत से आया है, पुलिंग योरसेल्फ अप बाय योर बूटस्ट्रैप्स, यानी खुद को अपने ही जूतों के फीते से ऊपर खींचना, जो कि असंभव है। टाइम ट्रैवल की दुनिया में ये तब होता है जब कोई इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट फ्यूचर से पास्ट में जाता है और वही फ्यूचर का कारण बन जाता है। ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है जिसका न कोई शुरू है न कोई अंत। सोचिए, अगर आप टाइम ट्रैवल करके अपने दादाजी को एक घड़ी गिफ्ट करें और वही घड़ी वो आपके पापा को दें और आपके पापा आपको, और फिर आप वही घड़ी लेकर वापस पास्ट में अपने दादाजी को दे आएं, तो वो घड़ी बनी कहां? वो घड़ी अनंत काल से बस गोल गोल घूम रही है, धीरे धीरे पुरानी हो रही है, लेकिन उसे बनाया किसी ने नहीं। ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के कुछ सॉल्यूशंस, जैसे क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स, इशारा करते हैं कि थ्योरी में ऐसा होना मुमकिन है। यही वजह है कि गूगल और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां टाइम ट्रैवल पर काम नहीं कर रही, क्योंकि अगर किसी ने फ्यूचर से आकर उन्हें उनकी ही टेक्नोलॉजी थमा दी तो साइंस का पूरा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। नीचे कमेंट्स में बताइए, अगर आप पास्ट में जाते तो क्या लेकर जाते? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो असल में कहाँ जाती है? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? अगर आप अपने कंप्यूटर को हथौड़े से तोड़ दें, उसे जलाकर राख कर दें, तब भी साइंस कहती है कि वो फाइल गायब नहीं हुई है। वो अब राख, धुएं और गर्मी के रूप में बदल चुकी है। अगर हमारे पास भविष्य की टेक्नोलॉजी हो तो हम उस राख के एक एक कण को जोड़कर उस फाइल को वापस पा सकते हैं। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रह्मांड का सबसे अटूट नियम, इंफॉर्मेशन कभी मरती नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस नियम को चुनौती देने वाला ब्रह्मांड में एक राक्षस मौजूद है, ब्लैक होल। यहीं से शुरू होती है फिजिक्स की वो सबसे बड़ी पहेली, जिसने आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक सबको डरा दिया था। चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक डायरी है जिसमें मेरे सारे राज लिखे हैं। अगर मैं इस डायरी को एक ब्लैक होल में फेंक दूं तो क्या होगा? आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि डायरी ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी और वहां कैद हो जाएगी। क्वांटम फिजिक्स कहती है, कोई बात नहीं, डायरी हमें दिख नहीं रही, लेकिन वो ब्लैक होल की तिजोरी में सुरक्षित है। इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं हुई है, बस छुप गई है। यहां तक तो साइंस के दोनों नियम खुश थे, सब कुछ फ्लो में चल रहा था। लेकिन 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी बात कह दी जिससे फिजिक्स की दुनिया में भूचाल आ गया।
हॉकिंग ने कैलकुलेशन से साबित किया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक नहीं होते। वो धीरे धीरे एनर्जी लीक करते हैं, जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ब्लैक होल गर्म चाय की प्याली की तरह धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता रहता है। और यहीं पर कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आता है। करोड़ों अरबों साल बाद जब ब्लैक होल अपनी सारी एनर्जी खो देगा तो वो गायब हो जाएगा। अब सवाल ये है, मेरी वो डायरी कहाँ गई जो मैंने उसके अंदर फेंकी थी? ब्लैक होल तो रहा नहीं, और जो रेडिएशन बाहर निकला वो पूरी तरह रैंडम था। उसमें डायरी का कोई जिक्र नहीं था। यानी डायरी की इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड से हमेशा के लिए डिलीट हो गई। और यही है द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ये सिर्फ एक डायरी की बात नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन नष्ट हो सकती है तो इसका मतलब है कि हमारा अतीत, हमारा इतिहास, सब कुछ मिटाया जा सकता है। ये बात क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी नियम को तोड़ देती है। तो अब क्या करें? क्या हॉकिंग गलत थे या क्वांटम फिजिक्स गलत है? इस लड़ाई को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को एक पागलपन वाली थ्योरी सोचनी पड़ी। वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या हो अगर डायरी ब्लैक होल के अंदर गिरी ही ना हो? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसका सारा डेटा 3D में अंदर जाने के बजाय ब्लैक होल की बाहरी सतह इवेंट होराइजन पर एक 2D परत की तरह चिपक जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सूप के डिब्बे के अंदर सूप होता है, लेकिन उसके बारे में सारी जानकारी बाहर लेबल पर लिखी होती है। यानी जब ब्लैक होल गायब होता है तो वो इंफॉर्मेशन उस रेडिएशन के साथ वापस यूनिवर्स में आ जाती है। डायरी जल गई, लेकिन उसकी कहानी बच गई, फिजिक्स बच गई। लेकिन दोस्तों, जाते जाते ये थ्योरी एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर एक 3D ब्लैक होल की हकीकत एक 2D सतह पर लिखी जा सकती है, तो क्या गारंटी है कि हम और आप सच में 3D हैं? हो सकता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारी पूरी दुनिया ब्रह्मांड के किसी कोने में मौजूद एक 2D स्क्रीन पर चल रहा हो और हम बस एक होलोग्राफ हों। क्या हम सच में हैं या हम सिर्फ एक कॉस्मिक कंप्यूटर का डेटा हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर इस पैराडॉक्स ने आपके दिमाग के तार हिला दिए तो लाइक बटन को ब्लैक होल की तरह खींचकर दबा दें। अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें तो एक चीज नोटिस करना, सन्नाटा। हजारों तारे, अनंत अंधेरा और बस खामोशी। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन साइंस कुछ और ही कहानी सुनाता है। हमारी आकाशगंगा में लगभग 200 से 400 अरब तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में इतनी आकाशगंगाएं हैं जितने पृथ्वी के हर समुद्र तट पर रेत के कण भी नहीं हैं। अगर इन तारों में से सिर्फ 1% के पास भी पृथ्वी जैसा ग्रह हो और उनमें से 1% पर भी जीवन पनपा हो, तो भी सिर्फ हमारी आकाशगंगा में लाखों एलियन सभ्यताएं होनी चाहिए। उन्हें अब तक यहां होना चाहिए था। उनके सिग्नल, उनके जहाज, उनकी मशीनें, हमें सब दिखना चाहिए था। लेकिन हम जब आसमान में देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो, कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा। यही वो सवाल है जो 1950 में नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी ने पूछा था। वेयर इज एवरीबडी? यानी सब लोग हैं कहां? अगर एलियंस हैं तो वो हमसे मिल क्यों नहीं रहे? स्वागत है द फर्मी पैराडॉक्स में। शायद आप सोच रहे होंगे, हो सकता है वो अभी टेक्नोलॉजी बना रहे हों, लेकिन यहां एक पेच है। हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। हमारी पृथ्वी सिर्फ 4.5 अरब साल पुरानी है। यानी हमसे पहले कई ग्रह बने होंगे और हमसे अरबों साल पहले वहां एलियंस पैदा हो चुके होंगे। सोचिए, अगर इंसान सिर्फ 100 सालों में बैलगाड़ी से चांद तक पहुंच गया, तो एक सभ्यता जो हमसे 10 लाख साल पुरानी है, वो कहां होगी? वो अब तक पूरी गैलेक्सी पर कब्जा कर चुकी होती। लेकिन फिर भी हमें कोई नहीं दिख रहा। क्यों? वैज्ञानिकों के पास इसके 3 डरावने जवाब हैं। पहला जवाब है द ग्रेट फिल्टर। हो सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन का पैदा होना आसान हो, लेकिन उसे एडवांस्ड बनाना नामुमकिन हो।
शायद इवोल्यूशन के रास्ते में एक ऐसी दीवार है, एक ऐसी परीक्षा है जिसे पार करते ही 99% सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं। हो सकता है जैसे ही कोई सभ्यता टेक्नोलॉजी बनाती है, वो अपने ही हथियारों या क्लाइमेट चेंज से खुद को खत्म कर लेती है। क्या पता मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन था, लेकिन वो फिल्टर से टकराकर खत्म हो गया। और डरने वाली बात यह है, क्या हम उस फिल्टर को पार कर चुके हैं या वो हमारे सामने खड़ा है? दूसरा जवाब सबसे ज्यादा डरावना है। इसे कहते हैं द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इसके मुताबिक ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि वो एक अंधेरे जंगल जैसा है। इस जंगल में बहुत सारे शिकारी हैं, लेकिन वो सब चुप हैं, छिपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो कोई और बड़ा शिकारी उन्हें आकर खा जाएगा। हर समझदार सभ्यता चुप बैठी है ताकि वो जिंदा रह सके, सिवाय एक बेवकूफ सभ्यता के, और वो हैं हम। हम पिछले 100 सालों से लगातार स्पेस में चिल्ला रहे हैं, हेलो, हम यहां हैं, हमारे पास पानी है, हमारे पास डीएनए है। हो सकता है कि हम किसी दोस्त को नहीं, बल्कि किसी भूखे शिकारी को दावत दे रहे हों। और तीसरा जवाब हमें थोड़ा छोटा महसूस करा सकता है। हो सकता है एलियंस हमें देख रहे हों, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहते। जैसे हम जंगल में जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में दखल नहीं देते। शायद पृथ्वी भी एलियंस के लिए एक चिड़ियाघर है। वो बस देख रहे हैं कि ये आदि मानव कैसे लड़ते हैं, कैसे जीते हैं। वो हमारे पकने का इंतजार कर रहे हैं। अंत में बात वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। महान लेखक आर्थर सी क्लार्क ने एक बार कहा था, 2 संभावनाएं हैं, या तो हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या हम अकेले नहीं हैं, और दोनों ही बातें डरावनी हैं। अगर हम अकेले नहीं हैं तो वो दूसरे कौन हैं और अब तक चुप क्यों हैं? और अगर हम अकेले हैं तो इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे कंधों पर है। आपको क्या लगता है, क्या एलियंस छुप रहे हैं या हम सच में अकेले हैं? कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और द इंडियन फैक्टोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच जानना अभी बाकी है। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब वैज्ञानिकों को सदियों तक नहीं मिला। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं। तो सवाल यह है, अगर स्पेस में हर जगह इतने सारे चमकदार तारे हैं, तो फिर रात को आसमान इतना काला क्यों होता है? कायदे से तो रात को भी दिन जैसी रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन हम ऊपर देखते हैं और हमें सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा दिखता है। इसे कहते हैं ओल्बर्स पैराडॉक्स। चलिए जानते हैं इस अंधेरे का राज। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए एक घने जंगल की कल्पना कीजिए। अगर जंगल छोटा है तो आपको पेड़ों के बीच से खाली जगह और आसमान दिख जाएगा, लेकिन अगर जंगल अनंत हो और पेड़ कभी खत्म ही ना हो, तो आप जिस भी दिशा में देखेंगे, आपकी नजर किसी न किसी पेड़ के तने पर जाकर रुकेगी। आपको पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। आपकी पूरी दृष्टि लकड़ी से भर जाएगी। ठीक यही लॉजिक ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। अगर हमारा ब्रह्मांड अनंत है और तारों से भरा हुआ है, तो हम आसमान में जिस भी दिशा में देखें, हमारी नजर किसी न किसी तारे पर जाकर खत्म होनी चाहिए। इसका मतलब रात के आसमान में एक सुई की नोक बराबर जगह भी काली नहीं होनी चाहिए। पूरा आसमान सूरज की सतह जैसा चमकीला और गर्म होना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्यों? शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा, शायद बीच में बहुत सारी धूल और गैस है जो दूर के तारों की रोशनी को हम तक आने से रोक रही है, जैसे कोहरा हेडलाइट की रोशनी को रोक देता है। लेकिन यह जवाब गलत है। फिजिक्स का नियम कहता है कि अगर आप किसी चीज को लगातार गर्म करेंगे तो वो भी चमकने लगेगी। अगर धूल तारों की रोशनी को सोखेगी तो करोड़ों सालों में वो धूल इतनी गर्म हो जाएगी कि वो खुद तारों की तरह चमकने लगेगी। यानी नतीजा वही निकला, आसमान को चमकीला ही होना चाहिए था। तो फिर असली वजह क्या है? इस पहेली का हल हमें एक बहुत डरावनी और गहरी बात बताता है। रात को अंधेरा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद नहीं था। ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी,
जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ 13.8 अरब साल है। इसका मतलब यह है कि जो तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने का समय ही नहीं मिला है। वो तारे वहां मौजूद हैं, वो चमक भी रहे हैं, लेकिन उनकी लाइट अभी रास्ते में है। हम सिर्फ उतनी ही दूर देख सकते हैं जितना समय रोशनी को आने में लगा है। रात का अंधेरा असल में उन तारों की रोशनी का इंतजार है जो अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची। लेकिन एक और वजह है जो थोड़ी अजीब है। हमारा ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। तारे हमसे दूर भाग रहे हैं। जब कोई चीज हमसे बहुत तेज रफ्तार से दूर जाती है तो उसकी रोशनी खिंच जाती है और रेड शिफ्ट हो जाती है। वो रोशनी विजिबल लाइट से बदलकर इंफ्रारेड बन जाती है, जिसे हमारी इंसानी आंखें नहीं देख सकती। यानी आसमान असल में आज भी चमक रहा है, लेकिन हमारी आंखें उस चमक को देखने के लिए नहीं बनी हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात में बाहर निकलें और उस गहरे काले अंधेरे को देखें तो डरिएगा मत। वो अंधेरा इस बात का सबूत है कि हमारे ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी। वो अनंत नहीं है। अगर ब्रह्मांड हमेशा से होता तो आज रात होती ही नहीं। आपको क्या लगता है, अगर हमारी आंखें एलियंस जैसी होती जो इंफ्रारेड देख सकें, तो क्या रात में हम सो पाते? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं टाइम ट्रैवल के सबसे मशहूर और दिमाग घुमा देने वाले किस्से की, द ट्विन पैराडॉक्स। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दो जुड़वा भाई जो एक ही दिन पैदा हुए, एक साथ बड़े हुए, लेकिन आगे चलकर उनकी उम्र अलग अलग हो सकती है? जी हां, आइंस्टाइन की फिजिक्स कहती है ये मुमकिन है। एक भाई जवान रह सकता है और दूसरा बूढ़ा हो सकता है। लेकिन ये चमत्कार होता कैसे है? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, दो जुड़वा भाई हैं, आर्यन और बंटी। दोनों की उम्र 20 साल है। दोनों एकदम फिट हैं। लेकिन आज आर्यन एक स्पेशल मिशन पर स्पेस में जा रहा है। उसका रॉकेट कोई आम रॉकेट नहीं है। वो लाइट की 90% रफ्तार से उड़ सकता है। आर्यन अपने भाई को अलविदा कहता है और स्पेस में निकल जाता है। बंटी पृथ्वी पर ही रहता है। वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है, नौकरी करता है और अपने भाई का इंतजार करता है। 1 साल बीतता है, 2 साल, 5 साल। ठीक 20 साल बाद आर्यन का रॉकेट वापस लौटता है। बंटी, जो अब 40 साल का हो चुका है, दौड़कर अपने भाई से मिलने जाता है। बंटी के चेहरे पर उम्र दिख रही है। वो अब 20 साल का नहीं रहा। रॉकेट का दरवाजा खुलता है और आर्यन बाहर आता है। लेकिन ये क्या? आर्यन बिल्कुल भी नहीं बदला। उसकी घड़ी के हिसाब से उसे गए हुए सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। वो अभी भी 25 साल का हट्टा कट्टा जवान है। जुड़वा होते हुए भी अब वो हम उम्र नहीं रहे। आइंस्टाइन इसे कहते हैं टाइम डिलेशन। जब आप बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं तो आपके लिए समय स्लो हो जाता है। लेकिन रुकिए, असली पैराडॉक्स तो अब शुरू होता है। फिजिक्स का एक नियम है, मोशन इज रिलेटिव। आर्यन को लगा कि वो रॉकेट में जा रहा है और पृथ्वी पीछे छूट रही है। लेकिन अगर आर्यन के नजरिए से देखें तो उसे लगेगा कि वो तो चुपचाप रॉकेट में बैठा था और पृथ्वी और बंटी उससे दूर जा रहे थे। तो नियम के हिसाब से अगर बंटी चल रहा था तो बंटी को जवान रहना चाहिए था और आर्यन को बूढ़ा होना चाहिए था। यही है पंगा। अगर दोनों को लगता है कि दूसरा वाला चल रहा है तो फिर सिर्फ आर्यन ही जवान क्यों रहा? फिजिक्स ने यह भेदभाव क्यों किया? इसी को कहते हैं द ट्विन पैराडॉक्स। इसका जवाब छुपा है सफर के उस हिस्से में जिसे हम भूल रहे हैं, यू टर्न। बंटी पृथ्वी पर आराम से बैठा रहा। उसे कोई झटका नहीं लगा। लेकिन आर्यन को वापस आने के लिए अपने रॉकेट को मोड़ना पड़ा, रफ्तार बदलनी पड़ी। जिस पल आर्यन ने यू टर्न लिया, उसने एक जबरदस्त फोर्स महसूस किया। फिजिक्स कहती है जिसने एक्सेलरेशन महसूस किया, समय उसी के लिए धीमा होगा। आर्यन ने वो झटका खाया, इसलिए उसने टाइम ट्रैवल किया। उसने सच में अपने भाई के भविष्य में कदम रख दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इंटरस्टेलर मूवी याद है, जहां बाप जवान रहता है और बेटी बूढ़ी हो जाती है? वो इसी साइंस पर बनी थी। यहां तक कि आपके फोन का जीपीएस भी इसी थ्योरी पर काम करता है।
सैटेलाइट्स के लिए समय हमारे मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। तो अगर आपको हमेशा जवान रहना है तो जिम जाने की जरूरत नहीं है। बस लाइट की रफ्तार से दौड़ने वाली एक सवारी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप वापस आएंगे तो हो सकता है आपके दोस्त बूढ़े हो चुके हों और दुनिया पूरी बदल गई हो। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी ऐसी मशीन बना पाएंगे? कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।